अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है हेसिस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस को हमने देखना है। तो हमने थर्मोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 7 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और उसके अंदर हमने लेक्चर नंबर 10 को डिस्कस करना है हेसिस लॉ और उसकी एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम हेसिस लॉ को डिफाइन करेंगे, देन उसके बाद उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर आगे उसकी एप्लीकेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम हेसिस लॉ को डिफाइन करते हैं कि ये एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डिफाइन। तो डेफिनेशन हमने देखनी है। तो डेफिनेशन के अंदर कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको पता होने चाहिए, जिनसे आप क्या कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। तो मैं जब भी डेफिनेशन लिखता हूं तो आपको पॉइंट्स समझाने की कोशिश करता हूं कि उस डेफिनेशन के छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, अगर आप उनको याद रखेंगे तो अगर आप उनको मिला देंगे तो डेफिनेशन एग्जैक्टली बन जाएगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या कहना है कि पहला पॉइंट ये है कि केमिकल चेंज अकर्स इन डिफरेंट रूट्स। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि एक केमिकल चेंज होना चाहिए जो कि क्या होगा, डिफरेंट रूट्स के अंदर। रूट्स का मतलब क्या होता है, रास्ते। डिफरेंट रास्तों के जरिए क्या हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है जी। केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज दोनों कह सकते हैं। ठीक है जी। तो एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है डिफरेंट रास्तों के जरिए, डिफरेंट रूट्स के जरिए। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि अगर डिफरेंट रूट्स के जरिए हो भी रहा है तो जो एनर्जी चेंज है, एनर्जी चेंज रिमेन्स सेम। ठीक है जी। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि एनर्जी जो चेंज है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, प्रोवाइडेड क्या करेंगे कि अगर हमारे पास प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है कि अगर इनिशियल एंड फाइनल जो कंडीशंस है वो क्या रहे, कंडीशंस रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है कि केमिकल रिएक्शंस जो है, एक केमिकल रिएक्शन जो है डिफरेंट रूट्स के जरिए, डिफरेंट रास्तों के जरिए होता हुआ प्रोडक्ट बना रहा है। तो उसके अंदर एनर्जी जो चेंज आएगा, हम जिस मर्जी रूट के जरिए जाएं तो क्या होगा कि उसके अंदर जो एनर्जी चेंज आएगा वो सेम होगा। और साथ में उसके लिए हमारे पास होना क्या चाहिए कि इनिशियल और फाइनल जो कंडीशंस है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए या कांस्टेंट होनी चाहिए। मतलब प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल हम इसकी एक्सप्लेनेशन अब आगे देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन कैसे कर सकते हैं हम इसकी, इस डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन। तो बुक के अंदर जो पहला जो पैराग्राफ काफी बड़ा लिख रखा है वो सारी उसकी एप्लीकेशंस है, और एप्लीकेशन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसकी जो है एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ठीक है जी। तो एग्जांपल्स को हम बाद में देखेंगे। तो हमारे पास एक्सप्लेनेशन के अंदर फॉर एग्जांपल हमने क्या किया है, ए कोई रिएक्टेंट है और उसको कन्वर्ट कर दिया है सीधा डायरेक्टली डी के अंदर। ठीक है जी। ए कोई रिएक्टेंट है और उसको हमने किस चीज के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, डी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। एक तो ये रास्ता है। दूसरा ये रास्ता है कि अगर हम इसको बी के अंदर कन्वर्ट करें और फिर सी के अंदर कन्वर्ट करें और फिर इसको डायरेक्ट लास्ट में जो है वो क्या करें, सी को डी के अंदर कन्वर्ट करें। एक रूट ये था कि हमने सीधा क्या कर दिया, ए को डी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और दूसरा रूट क्या है कि हमने स्टेप वाइज ए को बी के अंदर कन्वर्ट किया, बी को सी के अंदर कन्वर्ट किया और सी को डी के अंदर कन्वर्ट किया। तो हमारे पास दो रास्ते आ गए हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, ए से डी बना सकते हैं। अब अगर फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारे पास अगर हम देखें तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहे हैं तो अगर हम ये डायरेक्ट रास्ता इख्तियार करेंगे तो एनर्जी कम लगेगी, और अगर हम इस तरह टेढ़े रास्ते से जाएंगे तो क्या होगा कि एनर्जी ज्यादा लगेगी। लेकिन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस रिएक्शन के लिहाज से देखेंगे तो हम चाहे सीधा रास्ता इख्तियार कर रहे हैं या स्टेप्स के अंदर हम रास्ता इख्तियार कर रहे हैं तो एनर्जी का जो चेंज है वो सेम रहता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि इसके अंदर जो डेल्टा एच है वो 1 है। ठीक है जी। और यहां पर जो है डेल्टा एच 2 है, डेल्टा एच 3 और डेल्टा एच 4 है। ठीक है जी। ये एनर्जी के चेंजेस आए हैं डिफरेंट स्टेप्स के अंदर। डायरेक्ट के अंदर डेल्टा एच 1 है और जो हमने स्टेप वाइज किया है उसके अंदर तीनों स्टेप्स के अंदर अलग अलग है। तो होगा क्या,
हमने कहा है कि एनर्जी का जो चेंज है वो क्या रहेगा, रिमेन्स सेम। मतलब इसका जो एनर्जी का चेंज होगा, अगर हम स्टेप के अंदर जा रहे हैं तो ये तमाम का जो एनर्जी चेंजेस होंगे वो इसके इक्वल होगा या सेम होगा। ठीक है जी। तो डेल्टा H1 जो है वो किस चीज के इक्वल आ जाएगा, हमारे पास डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4। क्लियर है। मतलब जो डायरेक्ट वाला है ये अलग रूट है और ये स्टेप वाइज वाला अलग रूट है, तो दोनों का जो एनर्जी चेंज है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा या सेम रहेगा, प्रोवाइडेड के इनिशियल और फाइनल जो है वो क्या होनी चाहिए, कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब प्रेशर, टेम्परेचर या जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो क्या रहने चाहिए, कांस्टेंट रहने चाहिए, उनकी मिकदार कांस्टेंट रहनी चाहिए, सारी चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। ठीक है जी। तो चाहे हम डायरेक्ट बना रहे हो चाहे स्टेप्स के अंदर बना रहे होंगे तो एनर्जी चेंज जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा या इक्वल रहेगा। तो यहां पर डेल्टा H1 जो है वो किस चीज के इक्वल आ गया, डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 और डेल्टा H4, इन तीनों को ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, इसके इक्वल कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहां पर अगर हम देखें तो अब ये जो चीजें हैं अब इनको हम इस तरफ भी लेके आ सकते हैं। तो डेल्टा H1 अब यहां पर ये सारी चीजें प्लस में है तो यहां पर क्या आ जाएगी, डेल्टा H2 माइनस का आ गया, फिर माइनस का डेल्टा H3 और माइनस का डेल्टा H4 और ये इक्वल आ जाएगा 0 के। क्लियर है। तो अब यहां पर अगर हम देखें तो सम ऑफ तमाम जो इंथैल्पीज है, ठीक है जी, या हम सम नहीं कहते बल्कि कह देते हैं कि डेल्टा E साइक्लिक, बात समझ में आ रही है। डेल्टा E क्या लिखा है, साइक्लिक, डेल्टा H सॉरी, डेल्टा H जो है वो हम साइक्लिक अगर मालूम कर रहे हैं, साइक्लिक का मतलब 1 2 3 और 4, इन चारों का हम क्या करते हैं, डेल्टा E जो है वो डेल्टा H जो है वो मालूम करेंगे तो वो किस चीज के इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। मतलब साइकिल के अंदर अगर हम इंथैल्पी का जो चेंज है या जो एनर्जी का चेंज है वो देख रहे हैं तो वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है जी। साइक्लिक जो पाथ है, साइक्लिक पाथ के अंदर, ठीक है जी, क्या कहेंगे हम, साइक्लिक पाथ के अंदर जो इंथैल्पी का जो चेंज है वो चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी या हम एनर्जी भी कह सकते हैं, तो वो किस चीज के इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यहां पर हमने इसको प्रूव भी कर लिया है। कैसे कि अगर हम यहां पर फॉर एग्जांपल वो आगे चल के हम देखेंगे कि कैसे इसको प्रूव भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल आप डेफिनेशन पे गौर करें। डेफिनेशन क्या है कि केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन अगर मुख्तलिफ रास्तों के जरिए हो रहा है तो अगर क्या होगा कि एनर्जी जो चेंज है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर हमारे पास क्या होना चाहिए, इनिशियल और फाइनल कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहां पर टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, ये सारी चीजें सेम रहनी चाहिए और यहां पर भी सेम रहनी चाहिए इनिशियल और फाइनल स्टेज पर। तो हम कोई सा भी रास्ता इख्तियार कर रहे हो, चाहे डायरेक्ट चाहे स्टेप वाइज हम चल रहे हो, तो दोनों के अंदर जो एनर्जी चेंज है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर सकते हैं। तो हमने दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दिया, डायरेक्ट वाले को और स्टेप वाइज वाले को इक्वल कर दिया। ठीक है जी। फिर हम ये जो स्टेप वाइज वाले हैं इनको इस तरफ ले गए तो ये जो है वो क्या हो जाएगा कि सम ऑफ साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है जी। ये पूरा साइकिल बन रहा है तो साइकिल का अगर सम लेंगे तो वो क्या होगा, 0 होगा। तो साइक्लिक पाथ के अंदर अगर हमने इंथैल्पी का चेंज मालूम करना है वो क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है। तो ये है हमारे पास क्या चीज। अब इसकी एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल के बाद हम कहां जाएंगे, फिर इसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल के अंदर उसने सोडियम कार्बोनेट की एग्जाम्पल दे रखी है कि सोडियम कार्बोनेट जो है वो हम 2 स्टेप्स के अंदर बनता है। लेकिन अगर डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट कैसे बनता है, हम यहां पर क्या लेंगे, 2NaOH। ठीक है जी। और साथ में हम क्या लेंगे, CO2 और क्या बन जाएगा, Na2CO3 बन जाएगा। क्लियर है। Na2CO3 और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है जी। और यहां पर जो डेल्टा H होता है वो होता है, डेल्टा H जो है वो 89.08 किलो जूल पर मोल होता है। क्लियर हो जाएगी बात।
तो अगर हम डायरेक्ट बना रहे हैं सोडियम कार्बोनेट तो 2 NaOH के मॉलिक्यूल्स लेने हैं और CO2 को हमने क्या करना है, उसके साथ रिएक्ट करवाना है, तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। लेकिन अगर हम स्टेप वाइज करवाते हैं तो पहला स्टेप क्या होगा कि NaOH जो है वो CO2, एक NaOH जो है वो CO2 के साथ मिलेगा। यहां पर 2 NaOH है, हमने एक लिया है, ठीक है जी। तो ये क्या बनेगा, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया पहले, ठीक है जी। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। और इसके अंदर जो डेल्टा H होता है वो होता है 48.06 किलोजोल पर मोल। क्लियर है। अब यहां पर जो डेल्टा H आया है वो 48.06 आ गया है। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट जो बना है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये किसके साथ दोबारा जो है वो क्या करेगा, NaOH जो बाकी बच गया था, NaOH दूसरा एक मॉलिक्यूल तो हमने यहां पर यूज कर लिया, ठीक है जी। अब दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो हमने यूज करना है। तो दूसरा मॉलिक्यूल जब यूज करेंगे तो ये जो Na है इसके साथ मिलकर क्या बना देगा, Na2CO3, और यहां से हाइड्रोजन और ये OH जो है मिलकर क्या बना देंगे, वाटर का मॉलिक्यूल। और इसके अंदर जो डेल्टा H होता है वो कितना होता है, 41.02 किलोजोल पर मोल। क्लियर है। अब यहां पर अगर हम देखें सारी चीजें माइनस में हैं, माइनस माइनस और माइनस, क्लियर हो जाएगी बात। तो 2 NaOH के मॉलिक्यूल को हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट बन गया और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल। और उसके अंदर जो टोटल डेल्टा H आया वो एवोल्यूशन हुई इंथैल्पी की या एनर्जी की, कितनी हुई, -89.08 किलोजोल पर मोल। अब हमने 2 स्टेप्स के अंदर रिएक्शन होता है बेसिकली। तो सबसे पहले क्या होता है कि NaOH जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जब बनता है तो जो एवोल्यूशन ऑफ हीट होती है वो कितनी होती है, 48.06। और जब सोडियम बाइकार्बोनेट दोबारा जो दूसरा NaOH का मॉलिक्यूल है उसके साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम कार्बोनेट और वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है। और यहां पर जो डेल्टा H होता है, जो एवोल्यूशन ऑफ हीट होती है वो कितनी होती है, 41.02 होती है, ठीक है जी। अगर हम काउंट करें तो ये कितनी होगी। अब फॉर एग्जांपल ये जो है हम कह देते हैं ये डेल्टा H 1 है और ये 2 है और ये क्या है, 3 है। तो हमने कहा है कि जो डायरेक्ट वाली होती है और जो स्टेप वाइज वाली है उन दोनों को ऐड करेंगे तो डायरेक्ट के क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि आया कि डेल्टा H1 जो है वो इक्वल है डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, ठीक है जी। जो डायरेक्ट वाली है वो ऑल स्टेप को सम करके हम क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे, ठीक है जी। तो देखते हैं हम, तो यहां पर कितनी है, माइनस डायरेक्ट वाली जो है -89.08 है और यहां पर जो पहले स्टेप वाली है वो कितनी है, -48.06 और यहां पर प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा, 41.02। अब यहां पर अगर हम देखें तो 48.06 माइनस 41.02 और ये कितनी है, -89.08। तो जब इसको ऐड करते हैं तो 48 और 41 कितना हो जाएगा, 89, और यहां पर 06 और 02 कितना हो जाएगा, 08, ठीक है जी। तो यहां पर जो है 89.08 के इक्वल आता है। मतलब ये साबित हो जाता है कि डायरेक्ट से अगर हम एनर्जी मालूम कर रहे हैं तो जितने भी स्टेप्स उसके अंदर आएंगे तो उसके वो इक्वल होगा। मतलब स्टेप वाली जितनी भी एनर्जी होगी उनको ऐड करेंगे तो वो डायरेक्ट वाली के इक्वल होगी। क्लियर है। अब इससे साबित हो गया कि अब एक तो रूट ये था कि डायरेक्ट से हमने बना लिया और दूसरा रूट ये था कि हमने स्टेप वाइज बनाया, ठीक है जी। एक रूट क्या था, डायरेक्ट वाला, और एक स्टेप वाइज वाला। अब दोनों के अंदर जो इंथैल्पी का जो चेंज आ रहा है, एनर्जी का जो चेंज आ रहा है वो सेम है। यहां पर जो डायरेक्ट वाला था उसके अंदर भी कितना था, 89.08, और जो स्टेप वाइज था उसमें भी टोटल कितना एनर्जी का चेंज आ रहा था, 89.08 आ रहा था। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये था हमारे पास हेसिस लॉ और इसकी हमने क्या देखनी है, फिर एप्लीकेशन देखनी है। तो एप्लीकेशन जो है हमारे पास इसकी 3 एप्लीकेशन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो एल्यूमिनियम की है कि जब एल्यूमिनियम को, अब जिस तरह हमने फूड और फ्यूल का बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर देखा था कि हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया और उसको जलाया तो फिर उससे हमने इंथैल्पी चेंज जो है वो मालूम कर लिया था,
ठीक है जी। मतलब फूड या फ्यूल जो थी वो सैंपल के तौर पर हमने बॉम्ब के अंदर रखा और फिर उसको कॉइल की मदद से या इलेक्ट्रिक करंट की मदद से हमने क्या किया, उसको जलाया और उससे हमने क्या कर लिया कि उसका हमने इंथाल्पी चेंज जो है वो मालूम कर लिया। तो कंबशन जो है इंथाल्पी हमने मालूम की थी। अब यहाँ पर जो है पहला पॉइंट क्या आ जाएगा कि एल्यूमिनियम के बारे में आ जाएगा, ठीक है जी। एल्यूमिनियम, अब एल्यूमिनियम जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो फॉर एग्जांपल ये वाली जो है एल्यूमिनियम है हमारे पास, ये एल्यूमिनियम की बनी हुई है, मेटल है, ठीक है जी। जैसे ही ऑक्सीजन के साथ हम इसको रिएक्शन करवाएंगे तो ऑक्सीजन जो है वो एल्यूमिनियम के साथ मिलकर क्या बना देता है, Al2O3, अब एल्यूमिना बना देगा, ठीक है जी। Al2O3 बन जाएगा और ये वाली जो लेयर है, ये वाला जो कंपाउंड है, ये क्या करेगा, इसके ऊपर एक लेयर बना लेता है। मतलब सरफेस जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगी, ऊपर ही एक लेयर एल्यूमिना की बन जाएगी और नीचे वाला जो कंपाउंड है वो क्या रहेगा, इससे महफूज रहेगा। मतलब ऑक्सीजन जो है उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगी। क्लियर हो रही बात। मतलब जो एल्यूमिनियम है वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, वो एल्यूमिना बनाता है और वो सरफेस के ऊपर ही रह जाता है, वो नीचे रिएक्ट नहीं कर पाती ऑक्सीजन, ठीक है जी। ये प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है एल्यूमिनियम के लिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, इनडायरेक्ट मेथड जो है वो अप्लाई करना पड़ता है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं फिर एल्यूमिनियम को की जो ऑक्सीडेशन है वो कर सकते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। दूसरा पॉइंट जो है वो है CCl4 की फॉर्मेशन जो है, ठीक है जी। किस चीज की फॉर्मेशन है, CCl4 की फॉर्मेशन। अब CCl4 की फॉर्मेशन आपने पहले भी डिस्कस कर रखी है कि CH4 Cl2 फिर क्या बनेगा, CH3Cl बन जाएगा, फिर उसके बाद CH2 Cl2 बन जाएगा। मतलब एक एक हाइड्रोजन रिमूव होता जाएगा और एक जो है वो क्लोरीन बढ़ता जाएगा। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, एक क्लोरीन ऐड हो गया और लास्ट में क्या बन जाएगा, CCl4 बन जाएगा। अब कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि वो होते ही स्टेप के अंदर है, वो डायरेक्ट हो ही नहीं सकते, तो उनके लिए फिर हम क्या करेंगे, डेफिनेटली हेसिस लॉ को इस्तेमाल करेंगे ताकि हम उसको कैलकुलेट कर सकें, ठीक है जी। तो स्टेप वाइज जो अगर हमने कैलकुलेट करना है तो हेसिस लॉ बेस्ट है, जिसकी वजह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इंथाल्पी का जो चेंज है। क्लियर हो जाएगी बात। तो उसके बाद एक तो हो गया एल्यूमिनियम का, कि एल्यूमिनियम के अंदर क्या होता है कि एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाती है, एल्यूमिना, और वो सरफेस के ऊपर एक लेयर बना लेती है जो कि अंदर ऑक्सीजन को फिर रिएक्ट होने नहीं देती। तो इसके लिए इनडायरेक्ट मेथड जो है हम क्या अप्लाई करते हैं, हेसिस लॉ को अप्लाई करते हैं। दूसरा जो है CCl4 जो है वो क्या होता है कि वो स्टेप वाइज ही बनता है मीथेन से। वो आपने पढ़ रखा होगा कि हैलोजिनेशन जो होती है कैटालिटिक सनलाइट की मौजूदगी में, तो उसके अंदर CH4 जो है पहले क्या बनाता है, CH3Cl, मतलब एक हाइड्रोजन कम होता जाएगा और एक Cl बढ़ता जाएगा। अब Cl यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो गए, अब यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हुआ, 1 हो गया और यहाँ पर 3 हो गए, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा और ये 4 हो जाएंगे। तो CCl4 जो है वो स्टेप वाइज बन रहा है। अगर स्टेप वाइज बन रहा है, अगर डायरेक्ट नहीं बन रहा, तो हमें डेफिनेटली हम किस चीज को यूज करेंगे, हेसिस लॉ को यूज करेंगे, ताकि हम स्टेप वाइज जो है वो कैलकुलेट कर सकें। क्लियर हो जाएगी बात। तो तीसरा जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है जी, क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे ही हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं वो क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। अगर हमने कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा के और ये बताना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो बन रहा होगा उसकी डेल्टा एच कितनी होगी, ठीक है जी, क्या हमने मालूम करनी है कि कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी आसानी से नहीं बनता। जैसे ही वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बन भी जाता है तो वो फौरन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ अगर उसको दिखा देंगे, मतलब उसके पास पहुंचा देंगे, तो क्या होगा, डेफिनेटली वो फौरन कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम कार्बन मोनोऑक्साइड की जो फॉर्मेशन है उसकी जो डेल्टा एच है वो हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं पहले कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड वाली हमें मालूम होती है, तो हम एक अनदर रूट जो है वो इख्तियार करते हैं। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये डायरेक्ट क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। अब यहां पर दूसरा जो इनडायरेक्ट रूट है वो क्या है कि पहले जो है वो हाफ मोल ऑक्सीजन इस्तेमाल करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है जी। और फिर हाफ मोल यूज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। अगर हम डायरेक्ट जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पूरा यूज कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड।
लेकिन अगर हाफ मोल यूज कर रहे हैं, मतलब एक एटम तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाफ मोल यूज कर रहे हैं, तो फिर क्या बनेगा, दूसरा एटम और आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है जी। डायरेक्ट मेथड में क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और इनडायरेक्ट में पहले कार्बन मोनोऑक्साइड और ये क्या बनेगा फिर कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर इसकी तो हमें पहले से मालूम होती है, वो आपने इसी 7 चैप्टर के शुरू में भी डिस्कस की थी कि वो कितनी थी, -393 पॉइंट कुछ होती है समथिंग किलो जूल पर मोल। ठीक है जी। और ये वाली भी हमें मालूम होती है, ये होती है 283, ठीक है जी, किलो जूल पर मोल। अब यहां पर ये वाली भी मालूम है और ये वाली भी मालूम है, तो हमने मालूम करनी है ये वाली। तो हमें पता है कि ये जो डायरेक्ट वाली है ये दोनों स्टेप्स के इक्वल होती है। ठीक है जी। तो डायरेक्ट वाली कितनी है, -393 और समथिंग कुछ होगी, तो आपने जस्ट कॉन्सेप्ट देखे, बाकी है ना बुक से तैयार कर लेना है। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कि ये वाली हमारे पास फर्ज है और साथ में हमारे पास कितनी है, -283 है। ठीक है जी। अब ये माइनस वाली है तो इधर आ जाएगी प्लस में, 393 प्लस 283 और x जो है वो हमने मालूम करनी है ये वाली। ठीक है जी। तो x कितनी आ जाएगी, -110 जो है किलो जूल पर मोल, ये एनर्जी हम मालूम कर लेंगे। क्लियर हो जाएगी बात कि आपने किया क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो इंथैल्पी है वो हमने मालूम की है कि उसकी फॉर्मेशन के अंदर कितनी इंथैल्पी जो है चेंज आएगा। तो हमारे पास होता क्या है कि कार्बन जो है वो जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता भी है तो वो फौरन से पहले क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास 2 इंथैल्पी पहले से गिवन होती है। कार्बन और ऑक्सीजन जो है मिलकर जब कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो वो कितनी होती है, -393 होती है। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो कितनी होती है, -283। तो हमने मालूम करनी है इसकी, कार्बन जो है वो हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर हमारे पास ये 2 चीजें दे रखी है तो ये वाली चीज हम मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए फार्मूला क्या है कि जो डायरेक्ट वाली होती है वो दोनों स्टेप वाले के इक्वल होगी। तो डायरेक्ट वाली को हमने दोनों स्टेप वाली के इक्वल कर दिया। अब ये वाली x है, ठीक है जी, तो x को हमने इधर ही रखना है, और जो माइनस वाली है, मतलब जो साथ वाली दूसरे स्टेप की है, उसको हम इधर ले आएंगे तो प्लस वाली हो जाएगी। जब प्लस वाली होगी तो जो अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो कितनी आएगी, -110 जो है वो हम मालूम कर लेंगे। क्लियर हो जाएगी बात। तो सबसे पहले हमने क्या देखी है, स्टेटमेंट देखी है। स्टेटमेंट के अंदर हमने कहा है कि अगर केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन हो रहा है डिफरेंट रास्तों के जरिए तो एनर्जी चेंज जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर हम इनिशियल और फाइनल वैल्यूज जो है, इनिशियल और फाइनल वैल्यूज जो है वो क्या रखे, कांस्टेंट रखे, या इनिशियल और फाइनल कंडीशंस को कांस्टेंट रखे, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, कंसंट्रेशन है, ये सारी चीजें। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने एक एग्जांपल देखी थी वो AD वाली, ठीक है जी। और लास्ट में फिर हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल एक देखी कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो बनाया। अब 2 मोल हमने NaOH यूज किए और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बन गया, सीधा बन गया Na2CO3 और साथ में H2O बन गया। क्लियर होगी बात। ये डायरेक्ट मेथड से था और इसकी कितनी आई थी इंथैल्पी, -89.08। और फिर हमने 2 स्टेप्स के अंदर किया और दोनों की हमने इंथैल्पी कैलकुलेट की, और जब दोनों को ऐड करते हैं तो ये डायरेक्ट वाले मेथड की क्या आती है, इक्वल आती है। तो हमें साबित हो जाता है कि एनर्जी चेंजेस जो है डिफरेंट रूट्स के अंदर भी सेम ही रहती है। अब फिर उसके बाद हमने इसकी एप्लीकेशन देखी। एप्लीकेशन के अंदर हमने कहा कि जो एल्यूमिनियम है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिना बनाता है और वो उसकी सरफेस पर ही चिपक जाता है, सरफेस पर क्या बनाता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है अंदर रिएक्ट नहीं कर पाती। जब ऑक्सीजन अंदर रिएक्ट नहीं कर पाएगी तो क्या होगा कि वो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है जी। तो रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं, फिर इनडायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या कहलाता है, हेसिस लॉ। फिर उसके बाद CCl4 की जो फॉर्मेशन है वो तो होती स्टेप वाइज है, तो स्टेप वाइज अगर हो रही है तो हम क्या स्टडी करेंगे, हेसिस लॉ को ही स्टडी करेंगे और उसकी मदद से हम इसको डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की जो फॉर्मेशन है उसके अंदर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की जो फॉर्मेशन है उसकी इंथैल्पी को हम कैलकुलेट करते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये था हमारे पास हेसिस लॉ और उसकी एक्सप्लेनेशन, फिर उसके बाद उसकी एग्जांपल देखी और लास्ट में उसकी एप्लीकेशन देखी है। क्लियर हो जाएगी बात। लास्ट में जो है हमने इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक देखना है वो बोर्न-हाइमर साइकिल देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।